welcome our worthy Vice Chancellor, Dr. C.L. Chandan ji, on this celebration of Parakram Divas to mark the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. Dr. C.L. Chandan, sir. आज पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी, उनके लिए नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर संजय नारंग, डॉक्टर ज्योति गुप्ता, डॉक्टर गौरव कपूर and all the students who have joined online in this program. First of all, I'd like to congratulate Dr. Sanjay Narang for organizing this event online and motivating the students and ensuring such a wide participation of the students in this event. And I was really overjoyed with the enthusiasm of the students with which they participated, because there was a huge participation from all the students. पराक्रम दिवस हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक दिन है। उसका कारण ये है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म तिथि है, और अगर हम स्वाधीनता संग्राम पर नजर डालें तो हमें ये दिखाई देता है कि तीन प्रमुख स्वाधीनता संग्राम के जो नेता थे, उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें मुख्य जो तीन नाम मैं समझता हूं वो हैं लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन तीनों का नाम लेने का मेरा अभिप्राय इसलिए है कि बहुत से लोगों ने अपनी आहुति दी, लेकिन इन तीन लोगों ने हमारे स्वाधीनता संग्राम को एक दिशा दी, एक नेतृत्व दिया, एक विचार दिया, एक थॉट दिया, और जिस थॉट और उस विचारधारा के आधार पर ही देश आगे बढ़ा और सारा देश इस स्वाधीनता के संग्राम में जुटा और अंततः हमें ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली। लेकिन अगर हम इस बात पर नजर डालें कि कुछ स्वाधीनता सेनानी ऐसे थे जो एक त्याग की प्रतिमूर्ति थे, जिन्होंने जीवन में इतना संघर्ष हमारी स्वतंत्रता के लिए किया और अपना सब सुख सुविधा सब त्याग कर और असीम और अत्यंत जोखिम उठाकर भी देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों तक त्याग कर भी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इनमें मुख्य नाम मेरे ध्यान में जो आते हैं वो है विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव तथा चंद्रशेखर आजाद। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर भी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा। बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, लेकिन हमारे जैसे कहा गया कि स्वतंत्रता के युद्ध में दो धाराएं बहती थी, एक जिसको हम हार्ड लाइनर्स बोलते हैं, एक सॉफ्ट लाइनर्स, नरम दल और गरम दल। दोनों ने अपनी उसमें भूमिका निभाई थी। लेकिन स्वाधीनता के बाद कुछ इस तरह से इतिहास की रचना हुई कि जो गरम दल के लोग थे या हार्ड लाइनर लोग थे, उनकी भूमिका को थोड़ा कम करके आंका गया और उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हमारे स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े सिपाही थे। मुझसे पहले बहुत से विद्यार्थियों ने उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। किस तरह से उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और किस तरह से उन्होंने 1943 में ही स्वाधीन भारत की सरकार की स्थापना सिंगापुर में कर दी थी। उस समय उन्होंने भारत की करेंसी भी इशू कर दी थी और अपनी कैबिनेट भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी। जिस तरह से अब हम देखते हैं आजकल कि जब से चीन ने तिब्बत पे अपना अधिकार जमाया है, तो तब से बहुत से तिब्बत के लोग शरणार्थी बनकर भारत में आए हैं और हमारे मैक्लोडगंज धर्मशाला में एक तिब्बत की गवर्नमेंट एग्जाइल काम करती है। उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस जी ने भी अंग्रेजों के जाने से पहले ही एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो सिंगापुर में स्थापित कर दी थी, जिसकी अपनी करेंसी थी, अपने अलग अलग मंत्रालय थे और पूरा अपनी सेना थी। और उस सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए कुछ भारत की जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन पे अपना अधिकार भी, जैसे अंडमान निकोबार जो कि जापान की सहायता से उस पर अधिकार जमा लिया था। इसके अतिरिक्त और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पे भारत की सेना ने अपना अधिकार कर लिया था। इस बारे में विस्तृत रूप में वक्ताओं ने पहले बता दिया है, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जो दो धाराएं थी, सॉफ्ट लाइन और हार्ड लाइन या नरम दल और गरम दल, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान और बराबरी का योगदान रहा है।
जैसे कि हम जानते हैं कि जो सत्ता का हस्तांतरण 1947 में हुआ और उससे पहले जो इवेंट्स हुए, उन सभी इवेंट्स ने अंग्रेजों को बाधित और मजबूर कर दिया था कि वो भारत को स्वाधीनता प्रदान करें, जिसके बारे में मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया किस तरह से नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उसके बाद जब अंग्रेजों ने भारत में आजाद हिंद फौज के सेनानियों पर कानूनी कार्रवाई की, मुकदमे कोर्ट केसेस फाइल किए, उनकी ट्रायल शुरू की, तो उस समय नेवल म्यूटिनी के नाम से विद्रोह हुआ। इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसे इवेंट्स थे जिनके कारण अंग्रेजों को यह लग रहा था कि अब 50-60 हजार से अधिक ऐसे सैनिक थे जो आजाद हिंद फौज में थे। इसके अतिरिक्त और भी भारत के बहुत से सैनिक जो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेकर वापस आ गए थे। अंग्रेजों को यह महसूस हो रहा था कि अगर ये सभी सैनिक विद्रोह पर, जैसे म्यूटिनी में विद्रोह हुआ, उसी तरह से विद्रोह करेंगे तो हमारा भारत में रहना असंभव हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने यह निर्णय लिया था कि हमें भारत को अब स्वतंत्रता प्रदान कर देनी चाहिए। तो लेकिन कुछ कारणवश विकृत इतिहास लिखा गया और इन सब इवेंट्स को ज्यादा उसमें हाईलाइट नहीं किया गया। वास्तव में जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। इतिहास हमें अपने पास्ट के बारे में बताता है और किस तरह से हमने संघर्ष करके देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की, और उससे हमें यह भी पता लगता है कि हमने पूर्व काल में किस तरह की गलतियां की थी। तो हम अपना पुराना इतिहास लें, मुस्लिम आक्रांता भारत में आए, उस समय किस तरह भारत के लोग आपस में, भारत के राजा आपस में युद्ध करते थे, आपस में लड़ते थे, जिस वजह से विदेशी ताकतों ने आकर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो इतिहास से हमें ये सब सबक लेने चाहिए। इसी तरह से जो गरम दल था, यानी जो हार्डलाइनर थे, जिनका ये मानना था कि अंग्रेजों को निकालने के लिए हमें आर्म स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हथियार उठाने पड़ेंगे तभी हम अंग्रेजों को बाहर निकाल सकते हैं, उस बारे में अधिक चर्चा नहीं हुई। और यही कारण था कि स्वाधीनता के 50 साल बाद 92 में ही सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न दिया गया। तो आज ये बड़ा एक स्वागत योग्य विषय है कि हमारी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की है। इससे हमारे देश के युवाओं में संघर्ष की, पराक्रम की एक भावना पैदा होगी, क्योंकि हम आप जानते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारा स्वाधीनता का इतिहास था उसमें नॉन वायलेंट, अहिंसा से हम सब बातें, उन्हीं बातों को ज्यादा हाईलाइट किया गया था। लेकिन पराक्रम की बात हमारे जो युवाओं को नहीं समझाई गई, और ये पराक्रम की बात युवाओं को बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत जो वर्तमान परिस्थितियों में ऐसी जियोपॉलिटिकल स्थिति में है कि हमारे जितने भी जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो सब भारत के प्रति उनका बड़ा कोई सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। इसके अतिरिक्त और भी कुछ छोटे छोटे देश थे जिनसे भारत से पहले भारतपूर्ण मित्रता के संबंध थे। उन पर भी चीन ने अपनी जो फाइनेंशियल पावर को एक्सरसाइज करके, अपने फाइनेंशियल मसल को यूज करके, अपनी आर्थिक शक्ति को का प्रयोग करके उनको भी प्रभावित करने की कोशिश की है, जैसे श्रीलंका को, और अभी कुछ समय पहले नेपाल जिस तरह से भारत के प्रति एक हॉस्टाइल उसका स्टैंड रहा है, इस तरह से बांग्लादेश और अन्य देशों में इस समय भारत की स्थिति ऐसी है कि चारों तरफ सभी जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे भारत की कोई अच्छे मित्रता के संबंध नहीं है। और किसी भी युद्ध की परिस्थिति में हमें ये नहीं लगता है कि भारत का कोई भी पड़ोसी देश, चाहे वो बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल ही क्यों ना हो, भारत की किस तरह से कोई सहायता करने के लिए आगे आएंगे। तो इसलिए ये बड़ा आवश्यक है कि भारत के जो आज नौजवान हैं, युवा हैं, उनमें पराक्रम की भावना पैदा की जाए, उनमें देश के प्रति लड़ने की, हथियार उठाने की, किस तरह से देश की सुरक्षा और उसकी सीमाओं की सुरक्षा की जाए, इस प्रकार की भावना पैदा करनी चाहिए। सिर्फ अहिंसा की बात करके तो हमने देख लिया 1962 तक हमारे जो देश का नेतृत्व था, नेहरू जी थे, वो सिर्फ अहिंसा की बात करते थे। उन्होंने भारत की जो सेना को अधिक हथियार देने या उसको सुदृढ़ करने पे कोई ध्यान नहीं दिया, और उसका जो परिणाम हमने 1962 की युद्ध में जिस तरह से भारत को पराजय का मुख देखना पड़ा, वो बड़ा शर्मनाक एक पराजय थी। क्योंकि बहुत सी ऐसी 1962 की युद्ध पे जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमें कहा गया कि
दिस वॉज अ वॉर दैट वॉज नेवर फॉट। भारतीय सेना के पास हथियार ही नहीं थे, इसलिए भारतीय सेना ने उस युद्ध को लड़ा ही नहीं। लेकिन 1962 और 1965 और उसके बाद देश में कुछ सेना को सुदृढ़ करने की बात हुई। लेकिन आज जो हमारी देश की सेनाओं की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह के उनको हथियार चाहिए, जिस तरह के उनको सुविधाएं चाहिए, वो सब प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार बहुत तेजी से इस और कार्य कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ देश के युवाओं में भी एक इस तरह की भावना पैदा करना आवश्यक है कि वो देश के पराक्रम की भाव, स्वाभिमान और पराक्रम की भावना अपने अंदर पैदा करें और देश के लड़ने के लिए उनमें एक मनोबल तैयार करने की आवश्यकता है। इस दिशा में मुझे ये लगता है कि ये जो पराक्रम दिवस है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा और उसके लिए जिन नेताओं से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए वो सुभाष चंद्र बोस जैसे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इस तरह के जो गर्म दल के नेता थे, जो पराक्रम का प्रतिनिधित्व करते थे, उन नेताओं से ज्यादा प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो इस दिशा में ये बड़ा ही सराहनीय और महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया है कि पराक्रम दिवस को मनाया जाए। अब अहिंसा पे थोड़ा सा बात कम हो और पराक्रम पे बात ज्यादा हो, ये बड़ा आवश्यक है। क्योंकि भारत को अगर इस परिस्थिति में शत्रु देश है उनसे निपटना है तो पराक्रम को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा बात ना करते हुए मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मेहनत करके और काफी मटेरियल सर्च करके बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और सूचनाएं और जी के बारे में उन्होंने अध्ययन किया इस अवसर पर, और इस अवसर प्रेरित भी किया कि वो नेताजी के बारे में जाने। डॉक्टर संजय नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि ये एक बहुत ही उन्होंने सफल आयोजन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूं।